हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त योगेश और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे पास मैंने नंबर अपना व्हाट्सएप का दिया हुआ है, तो मेरे पास कई कई सारे व्हाट्सएप मैसेज भी इस चीज़ पे आए हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि मुझे इंडिविजुअली एक एक को बताने की जगह एक साथ एड्रेस करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो वो क्वेश्चन है कि हमारी एज है वो एक जो यंग एज वाला टाइम होता है उससे ऊपर है ना। हमारी 35 प्लस एज है या फिर हमारी 45 प्लस एज है। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें सारे डाउट्स हैं इस चीज़ के वो कवर हो जाएं। उनको एक तरह से कोई होप ही नहीं है कि मेरा कुछ हो भी सकता है तो क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको मैं वहां पे आके कर सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको जितने भी यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है, अगर आपकी एज है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, अगर आप 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 35 से ऊपर वाले सबके लिए अप्लाई होता है। जब तक आपके अंदर हिम्मत है यहाँ पे आने की, जब तक आपको यहाँ पे आने का ऐसा है कि एक क्यूरोसिटी समझ लो उसको, या फिर जिद समझ लो कि मुझे कनाडा जाना ही जाना है, मुझे कनाडा में ही सेटल होना है, मेरी एज ज़्यादा हो गई है तो मुझे एटलीस्ट अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना है, या फिर ना हमारी फ्यूचर जनरेशन है, या फिर मेरी ही लाइफ है जो बची हुई लाइफ है मेरी, अगला जो नेक्स्ट हाफ है मेरा, अगर मैं 40 हूँ तो अगले मेरे 30-40 साल हैं वो थोड़ा अच्छे से गुजरे। जो भी तुम्हारे दिमाग में सोच है उसके लिए अगर यहाँ पे आना चाह रहे हो तो क्या क्या चीज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली हैं और वो मैं चीज़ें बताता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलता हूँ, तो आपको भी श्योर हो जाएगा कि यहाँ पे आना। देखो, ऐसा भी होता है कई बार हम सोचते हैं कि हम अपना घर है वो बेच दें, शायद वहाँ पे जो भी छोटा मोटा काम करेंगे उससे हमें अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। तो आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, आपको ऐसा है अगर वहाँ पे आपका कुछ भी बिजनेस है, कुछ भी जॉब है, अच्छा खासा चल रहा है, स्टेबिलिटी है, उसको छोड़ के अगर यहाँ के आप एकदम अनस्टेबल एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं और अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार नहीं है तो भी आने का कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं सारी कंडीशंस हैं वो आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा, ताकि आपको फुल एक आइडिया लग जाए कि किस कंडीशन में आपको आना वर्थ है और किस कंडीशन में आपको आना वर्थ नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैंने सारी जो चीज़ें हैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे पैसा आपका कम खर्च होगा, और एंड में जाते जाते जहाँ पे पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, चांसेस यहाँ पे 35 प्लस हो तो ऑब्वियसली देखो कनाडा का सबसे पहले हमको एक बेसिक समझना पड़ेगा। मैं पॉइंट्स ये बताऊं उससे पहले एक बेसिक समझो कि कनाडा है इमिग्रेंट्स को बुलाता क्यों है। ठीक है, इसका रीजन है कनाडा का अगर आप एरिया देखोगे, अगर कनाडा का अगर क्या बोलेंगे उसको, अगर एरिया ही बोलेंगे, कनाडा का अगर ओवरऑल एरिया देखोगे तो कनाडा है काफ़ी बड़ा है ना। इसका मैक्सिमम पार्ट है वो ऐसा है जो नॉर्थ की साइड है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं। और इनफैक्ट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो कोस्ट एरिया में रहती है, जो यूएस से टच में है, चाहे वो ईस्ट कोस्ट है जहाँ पे टोरंटो वगैरह है, या वेस्ट कोस्ट है जहाँ पे वैंकूवर वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसकी इन जगह पे रहती है, कोस्ट वाले एरिया में। अच्छा, तो कनाडा इसलिए करता है क्योंकि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है, तो ऑब्वियसली लोगों से जो टैक्स ले रहे हैं वो भी कम ही हो रहा है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा लोग होते तो हम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाते हैं ना। गवर्नमेंट क्योंकि टैक्सेस से ही सारी चीज़ें रन करती है। तो टैक्स लेने के लिए हम इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, अपनी जो भी उनकी कमाई होगी, तो उनके लिए भी विन सिचुएशन है, क्योंकि उनकी होम कंट्री में फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी की सैलरी मान लो 30,000, 35,000, 40,000 रुपये है, तो उससे वो मैनेज तो कर पा रहा है, लेकिन ओवरऑल उसको और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं पे अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसका मिनिमम सैलरी है वो $2,500-3,000 होगा, जो करीब 1.5 लाख के आसपास आप पकड़ो। और यहाँ पे खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं है, अगर उस सैलरी के हिसाब से देखें तो भी वो एक डिसेंट अमाउंट सेव भी कर सकता है, प्लस उसको काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस उसको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, उसके बच्चे की स्टडी है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए भी विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट के लिए क्या सिचुएशन है कि गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट करके क्यों लेती है, क्योंकि वो हर किसी को नहीं लेना चाहती। वो ऐसे लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहती कि वो उन पे ही लायबिलिटी बन जाए। फॉर एग्जांपल किसी में कोई स्किल ही नहीं है ना, कोई कुछ ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट ही नहीं है, तो वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे वो 1000 लोग बुला लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट पे लायबिलिटी हो जाएंगे। उनको ही खिलाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अभी परमानेंट रेजिडेंस हो चुके हैं या फिर सिटीजन हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट है यहाँ कनाडा की, वो ऐसे लोगों को बुलाना चाहती है, ऐसे इमिग्रेंट्स को बुलाना चाहती है जो स्किल्ड हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग होती है इस चीज़ में, है ना। काफ़ी सारे आपको इवेल्युएट किया जाता है काफ़ी सारे पॉइंट्स पे। वो इसलिए किया जाता है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आएँ वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें, उनके लिए हम बेस्ट एनवायरनमेंट देंगे और उस बेस्ट परफॉर्म करने में वो बहुत अच्छा कमाएं, और जितना ज़्यादा अच्छा कमाएंगे उतना ज़्यादा हमको टैक्स आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब ये एज वाली बात बताता हूँ, क्योंकि ये देखो एक जनरल रूल है कि अगर आपकी एज है वो बढ़ती जाती है, अगर आप 30+ चले जाते हो, 40+ चले जाते हो, तो धीरे धीरे जो तुम्हारा काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है एज के साथ साथ। ठीक है, तो अगर उनको कोई ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं है, केवल फिजिकल वर्क कर सकता है, तो वो प्रेफर ही नहीं करेंगे कि कोई 30 या 40 के बाद में यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल उसकी स्टेमिना है, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। तो वो ऐसे लोगों को प्रेफर करेंगे 35+ में या 40+ में जो स्किल्ड वर्कर हैं, ना, जो कोई ना कोई ऐसी स्किल है जिसमें उनका फिजिकल नहीं मेंटल एबिलिटी यूज हो रही है, और एक्सपीरियंस के साथ वो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, तो ऐसे लोगों को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आप कोई क्रिएटिव फील्ड के हो या फिर आप आईटी में काम करते हो, है ना, यहाँ पे मैनेजर या फिर डेवलपर का काम करते हो, या फिर आप हेल्थ प्रोफेशनल हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है, ऐसे किसी प्रोफेशन में हो, स्किल्ड प्रोफेशन में हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको प्रेफर करेगी। अब कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ जहाँ पे पैसा आपको सब कम लगेगा या बहुत बहुत कम लगेगा या लगेगा ही नहीं, ऐसे उनको बोलते हैं पीएनपी। अब देखो पीएनपी क्या होते हैं, ये प्रोविंस के नॉमिनेशन प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोविंस सेलेक्ट करती है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री होता है वो फेडरल का होता है। अगर एक्सप्रेस एंट्री से अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब है आप पूरे कनाडा में कहीं पे भी रह सकते हो आने के बाद। लेकिन अगर पीएनपी के थ्रू आ रहे हो तो जिस भी प्रोविंस की पीएनपी से आप आ रहे हो, आपको सर्टेन ईयर्स के लिए, जब तक आपका पीआर नहीं मिल जाता परमानेंटली, आपको उसी स्टेट में जब तक सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, इनफैक्ट उसी स्टेट में आपको रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर बीसी पीएनपी की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप पीएनपी के थ्रू आ रहे हो तो आपको ब्रिटिश कोलंबिया में ही रहना पड़ेगा। लेकिन पीएनपी का नुकसान ये है कि ज़्यादातर पीएनपी है वो जॉब लेटर मांगती हैं कि यहाँ पे आपको कोई जॉब ऑफर दे रहा हो, और वो जॉब मिलना, अगर आप इंडिया में हो और आप सोच रहे हो कि वहीं से ही मैं जॉब ले लूँ यहाँ पे अप्लाई करके ऑनलाइन पोर्टल्स में, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊँगा। चलो अभी बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई यहाँ का एम्प्लॉयर आपको इंडिया बैठे को जॉब दे रहा है तो उसको कैनेडियन गवर्नमेंट को रीज़न देना पड़ता है कि आप इंडिया से क्यों हायर कर रहे हो, जिसके पास यहाँ पे क्या ऐसे एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे क्या ऐसे सिटीजन हैं जो, या फिर यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट हैं सॉरी, तो क्या आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं विद इन द कनाडा जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का आंसर देना पड़ता है। इसके अलावा जिसको भी आप इंडिया से बुला रहे हो या और किसी कंट्री से बुला रहे हो कनाडा के अलावा, उसकी आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, चाहे वो आप उसके सिक्योरिटीज़ की हो, चाहे वो उसके बैकग्राउंड चेक की हो, है ना, वहाँ यहाँ पे कनाडा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है अपनी कंट्री में, तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो इन फालतू के झमेलों में पड़े, तो वो बेटर प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे ही लोकल कोई टैलेंट है उसको हायर कर लें। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। तो कोई भी आपको जॉब ऑफर नहीं देगा। लेकिन कुछ एक प्रोविंस हैं जहाँ पे आप बिना जॉब लेटर के भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे उनमें से एक है सस्केचुआन, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और भी कई हैं, वो आपके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो, या फिर मैं आगे फ्यूचर में उनके बारे में और आपको डिटेल दूंगा। तो ऐसे जहाँ पे जॉब लेटर रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक जो भी स्किल सेट है, जो भी आपका जॉब है, जो भी आप काम करते हो, तो उसका कोई ना कोई एनओसी कोड होता है यहाँ पे। तो उस कोड के अकॉर्डिंग आप देख लो कि कितनी रिक्वायरमेंट है उस जगह पे। अगर रिक्वायरमेंट सही बैठ रही है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन
वो ना के बराबर से, मतलब अगर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करो या बिल्कुल भी आप उम्मीद हार के बैठ जाओ, उससे तो बेटर ही कंडीशन है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया पीएनपी। सेकंड पे आ जाते हैं, जो मैंने बताया वो है जॉब लेटर का। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी मैंने बताया कि जॉब लेटर मिलना इतना मुश्किल होता है, तो कोई भी जॉब लेटर आपको क्यों देगा। तो इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं और यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी अगर आप जॉब पे अप्लाई करोगे ना, तो चांसेस हैं कि एम्प्लॉयर है वो आपके ऊपर रिस्क लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की जॉब है, तो ट्रक ड्राइवर्स ऐसा होता है क्योंकि देखो पूरा कनाडा में मैक्सिमम चीज़ें यूएस से आती हैं, तो यूएस और कनाडा के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रक से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। तो अगर आपका कोई ऐसा जानकार है जो आपको अच्छे से जानता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। उसको पता है कि अच्छा, अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं तो भी अगर आप किसी से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उसको लग रहा है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, LMI अगर उसको दिलवा रहा हूँ और इसके ट्रक चलाने से या इसको मैं कम सैलरी दे रहा हूँ तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो भी वो एम्प्लॉयर है उस चीज़ को कंसीडर कर सकता है। जनरली अगर आप जैसे पंजाब से आ रहे हैं या फिर और आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव है उनसे आप बात करके बोल सकते हैं कि लोकल वो जॉब जो भी देख रहे हैं, तो पर्सनली जाके किसी से बात कर लें कि अगर आपको ऐसा चाहिए तो इंडिया में हमारे पास एक ऐसा एम्प्लॉय है, आप उसकी जिम्मेदारी ले लें, LMI दिला दें अगर उसको, तो ये तुम्हारे लिए भी बेनिफिट है और उसके लिए भी मिनिमम सैलरी आप दे सकते हो। तो इस तरह से अगर शुरू में आप करोगे तो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एक जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं। और स्पेशली इसमें देखो, कोई अगर किसी से बिल्कुल भी जान पहचान नहीं है ना, तो ये मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी कनाडा में जान पहचान है और आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके कुछ जानकार हैं जो आपके लिए थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, तो फिर ये चीज़ जॉब लेटर मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है कनाडा में, किसी को भी नहीं जानते हो, तो जॉब लेटर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, वो है स्टडी वीज़ा। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उनके लिए बना रहा हूँ जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 35+ है, तो उनके लिए आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्टडी का क्या मतलब है। तो स्टडी ऐसा है कि देखो, आपको यहाँ पे आके अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल 40 इयर्स के भी हो, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ को कोई ऐसा टैबू नहीं है कि आपकी एज इतनी ज़्यादा हो गई तो आप कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते या फिर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। यहाँ पे इस तरह का कोई भी ऐसा टैबू नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया है जो आप कनाडा में जाके अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपको लगता है यार मैं रियल एस्टेट का काम काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ, और उसमें तो 40 के 50-60 साल के भी हो तो भी आपको ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। या फिर आपको लगता है कि यार मैं कुछ इंश्योरेंस जो सेलिंग वाले काम होते हैं, इंश्योरेंस किसी को हेल्थ सर्विसेज बेचनी है, इंश्योरेंस बेचने, वो काम मैं कर सकता हूँ। या फिर कोई मैं छोटा मोटा ऐसा कुछ बिजनेस खोल सकता हूँ जो कनाडा में जाके काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आप कोर्स के लिए अप्लाई कर दो। आप रेगुलर कोर्स के लिए आप सोचोगे मैं 40 में इंजीनियरिंग के लिए कुछ अप्लाई करूँ या MBA के लिए अप्लाई करूँ, तो वो थोड़ा फिजिबल नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिजनेस लाइन में काफ़ी अच्छे हैं और ऐसा कोई फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट का है और यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइसेंस होना चाहिए, तो लाइसेंस के लिए यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, चाहे कोई भी काम हो। तो रियल एस्टेट का ही एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट में मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, तो यहाँ से ऐसा कोई कोर्स कर लें, साल का 2 साल का, साइड बाय साइड आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करते रहें, तो उससे क्या है आपका जो फीस वगैरह है उसका अरेंजमेंट होता रहेगा। तो अगर जैसे ही आप कोर्स करते हैं, जैसे ही आप लाइसेंस लेते हैं, आप तुरंत प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं और कुछ टाइम में ही आप बहुत अच्छे से सेटल इस चीज़ में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टडी वाला। और अगर एक बार आपको, अब आप सोच रहे हो कि स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो फिर उसके बाद PR का क्या प्रोसेस है, तो अगर एक बार आप यहाँ पे आ जाते हो, स्टडी वीज़ा आपको मिल जाता है, लाइसेंस के लिए कोशिश करते हो, तो साइड बाय साइड आप काफ़ी सारे यहाँ पे जो एजेंट्स होंगे इमिग्रेशन वाले, अगर उनसे बात करोगे, उनसे कुछ जुगाड़ लगाओगे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा आपको करके दे देंगे कि आपका PR है वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। यहाँ एक बार यहाँ पे आने की देर है। यहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी सारे आपको एजेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कुछ गलत, लीगल तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनके ही अंडर। तो बस
आने की देर है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी तक 3 पॉइंट बता दिए। एक तो मैंने पीएनपी का बता दिया, एक मैंने जॉब ऑफर वाला बता दिया, तीसरा मैंने स्टडी वीज़ा का बता दिया। चौथा पॉइंट है वो है यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे देखो, यहाँ की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को भी काफ़ी प्रमोट करती है कि आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो यहाँ पे आके कोई बिजनेस ओपन करो, है ना। उसमें दोनों का फायदा क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपने पैसा इंडिया में काफ़ी कमा लिया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपके बच्चों के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ तब होगी जब यहाँ कनाडा में या अमेरिका में आप सेटल हो जाओ, है ना। ऐसा अगर आपका सोचना है और आपके पास पैसा भी अच्छा खासा है तो ये ऑप्शन आपके लिए। जैसे ये अगर आपको सोचना है, सोच रहे हो कि यहाँ पे आके मैं कोई डेयरी फार्म खरीद लूँ या फिर नॉर्मल स्ट्रॉबेरी वगैरह के फार्म खरीद लूँ या फिर मैं कोई पेट्रोल पंप खरीद लूँ, गैस स्टेशन बोलते हैं जिसको, तो ऐसा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है तो ये ऑप्शन है वो आपके लिए। अगर आप इसमें, लेकिन आप सोचो इंडियन रुपी में अगर बात करो तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए वो आपके पास होने चाहिए, है ना। इतना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही ये ऑप्शन आपके लिए है। तो मैक्सिमम लोग हैं वो इस कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कई सारे मैंने अपने जानकारी में ऐसे लोग देखे हैं जो इन्वेस्ट कर इतना पैसा वो अरेंज कर सकते हैं, है ना। और स्पेशली अगर आप पंजाब के साइड देखोगे, उनके पास काफ़ी सारे खेत होते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि कुछ एक अगर हम खेत बेच दें, हमारे पास इतना पैसा आ जाए और वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। और सबसे बड़ी बात, ये कोई आप अपफ्रंट गवर्नमेंट को दे नहीं रहे हो, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ भी ध्यान रखने की है। तो अगर आपने 2 करोड़ वहाँ इंडिया से लिया है और यहाँ पे खेत खरीदे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपने पेट्रोल पंप खरीदा है, तो वो आपका 2 करोड़ ज़ीरो नहीं हो गया, वो 2 करोड़ का 2 करोड़ ही है, क्योंकि इतनी ही वैल्यू की आपने यहाँ पे एसेट बना लिया। और अच्छी चीज़ ये है कि ये एसेट है, ये रुका हुआ एसेट नहीं है, ये बिजनेस है आपका, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप बिजनेस चलता रहेगा तो वहाँ से भी आपको इनकम आएगी। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। और लास्ट ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, उसमें पैसे कम खर्च होंगे, पैसे ना के बराबर ही खर्च हैं, लेकिन ये केवल उनके लिए है जो सुपर टैलेंटेड है ना। तो 5वां ऑप्शन है वो है एक हाईली स्किल्ड फ्रीलांसर, मैं बोल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बुक लिखते हैं और आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि आप बुक अच्छे से अच्छी बुक इंग्लिश में पब्लिश कर सकते हैं या फिर किसी भी और लैंग्वेज में पब्लिश कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, ये ऑटोमेटिकली कॉल लग रहा है इसमें, ये मैं 1 सेकेंड बस, यहाँ पे कुछ तो ये ऑटोमेटिक लग गया है। आई डोंट नो, चलो देखते हैं, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं बता रहा था कि ये होता है सुपर टैलेंटेड लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है, आप बुक पब्लिश कर सकते हो, तो ऐसे हाईली एजुकेटेड या हाईली टैलेंटेड लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट इसलिए बुलाना चाहती है क्योंकि वो चाहते हैं कि कल को इनकी बड़ी कोई बुक हिट हो जाएगी, कोई बेस्ट सेलिंग हो जाएगी, तो एटलीस्ट उनको ये रहेगा कि ये कैनेडियन है ना, ये हमारे यहाँ के किसी बंदे ने ऐसा काम किया है। या फिर फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा चेस खेलना जानते हो, आप बहुत अच्छा सॉकर खेलना जानते हो, या फिर आप बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो या कोई भी फील्ड में हो, तो उससे क्या होगा, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो उससे क्या होगा, वो चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आप कनाडा की तरफ से खेलें और कनाडा के नाम को रोशन करें एक तरह से, है ना। तो ये पर्पज़ होता है। तो किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नाम है आपका, या फिर आपके बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो किसी भी चीज़ में, तो भी आप यहाँ की गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस केस में काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप आराम से आपको यहाँ की PR या सिटीजनशिप मिल जाए। आपको काफ़ी सारे केसेस पता होंगे, जैसे काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, उनको भी इस तरह से ही यहाँ पे केवल इस बेसिस पे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लिख पाते हैं, इस बेसिस पे यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे अक्षय कुमार का केस था, अक्षय कुमार को सिटीजनशिप इसी वजह से मिल गई क्योंकि वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर एक्टर थे। तो अगर कोई भी ऐसा पॉपुलर या पब्लिक फिगर टाइप, या फिर आप पब्लिक फिगर नहीं भी हैं लेकिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो किसी भी स्पोर्ट्स में, तो भी चांसेस होते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप दे दे। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारी चीज़ें थी जो आप 35+ हैं और आपके पास ये सारे, इनमें से कोई सा भी कोई स्किल सेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कोशिश किया है कि इस एक वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है
तो ये सारे सॉल्यूशन है। अगर इनमें से आपको कोई भी फिट बैठ रहा है तो आप कोशिश कर सकते हो, अगर नहीं बैठ रहा है तो बेटर है आप जो भी कर रहे हो इंडिया में या फिर और भी किसी पार्ट में दुनिया के, जो भी आप कर रहे हो वो काम करते रहो। यही ऑप्शन है, इनमें से अगर आप कुछ अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।